हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव रेलवे स्कूल नैनपुर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को 11th क्लास में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। इस सब्जेक्ट में सब 3 विषय हमें पढ़ना होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अकाउंटेंसी के लिए NCERT के द्वारा भी एक बुक चलाई जाती है, लेकिन CBSE के द्वारा जो परीक्षा का पैटर्न निर्धारित किया गया है उसमें अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर जोर दिया गया है और थ्योरी एग्जाम में नाम मात्र के लिए पूछी जाती है। इसलिए हम एक ऐसी बुक का यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें हमारे प्रैक्टिस के लिए अकाउंटेंसी में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके लिए हम VK ग्लोबल पब्लिकेशन की अकाउंटेंसी, जिसके राइटर दिव्या शर्मा हैं, इनकी बुक का उपयोग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको व्हाट्सएप में पहले ही इस बुक के PDF बनाकर चैप्टर वाइज भेजा गया है। आप इसको समझने के लिए कोशिश करें अपने सामने किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इस PDF को ओपन कर लें और फिर इसकी रीडिंग कर लें, या फिर पहले रीडिंग कर लें, बाद में इसको वीडियो को सुनने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें कि अकाउंटिंग क्या होती है। मैं आपको अकाउंटिंग के संबंध में सबसे पहले समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। What is accounting? Meaning of accounting. Accounting most simply can be defined as the practice of systematically recording, reporting and analyzing the financial transactions conducted by a business. इसका मतलब है कि अकाउंटिंग के द्वारा हम बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखने यानी रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, उसको रिपोर्ट तैयार करते हैं या समराइज करते हैं। इसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के द्वारा ईयर एंडिंग में ये पता कर सकें कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इस प्रकार से हम अकाउंटिंग के अंदर के 3 वर्ग को शामिल करते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में उससे समरी तैयार की जाती है, फिर इसके बाद में एनालिसिस के लिए रिपोर्ट निकाली जाती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी कि AICPA के अनुसार अकाउंटिंग की डेफिनेशन इस प्रकार है: अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. इसका अर्थ है कि अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जिसमें कि हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को जो कि मनी की फॉर्म में होते हैं, मतलब जो नॉन मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको इसमें नहीं शामिल किया जाता है। हम केवल ऐसे ट्रांजैक्शन को शामिल करते हैं जो कि मनी के रूप में कैलकुलेट करके बताए जा सकते हों। तो उनके रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है और उनकी समरी तैयार करके हम उनसे रिजल्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एन इकोनॉमिक इवेंट इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट शैल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेइंग और रिसीविंग कैश, मार्केट परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एटसेट्रा। इकोनॉमिक इवेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका अर्थ है कि इकोनॉमिक इवेंट एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जिसमें कि हम या तो पैसा प्राप्त करते हैं या उसका भुगतान करते हैं, या पे करते हैं या रिसीव करते हैं। ये ट्रांजैक्शन परचेज के संबंध में हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में हो सकते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक इवेंट या आर्थिक घटनाएं, इन्हें हिंदी में आर्थिक घटना भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट occurs entirely within the business between various branches and or departments। इसका मतलब है कि इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जो एक बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस या उसी बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट to the manufacturing department। And second example, payment of wages to the employees etc। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ही बिजनेस के दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में जो रॉ मटेरियल था उसे स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भेजा गया। इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह भेजना इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट था, क्योंकि वह उसी बिजनेस के संबंध में थी। इसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट इज दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट occurs between the business and outside parties such as customer, suppliers etc। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि एक पार्टी बिजनेस होती है और दूसरी पार्टी आउटसाइडर होता है, जिससे कि बिजनेस का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। वो उस बिजनेस के लिए उसका कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है या अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टू कस्टमर, यानी कस्टमर को माल बेचना, तो सेल कौन करता है? हमारा बिजनेस करेगा और कस्टमर एक आउटसाइडर है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, तो परचेस हमने किया यानी बिजनेस ने किया, और किससे किया? सप्लायर, वो आउटसाइडर होता है। इस प्रकार से हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट को समझ सकते हैं कि इसमें दो पार्टियां होती हैं, जिसमें एक बिजनेस होता है और दूसरा एक आउटसाइडर शामिल होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। Organization refers to a business enterprise whether it functions with the objectives of earning a profit or with a not for profit motive। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज होता है, व्यावसायिक संस्था होती है जिसका कार्य लाभ कमाने के लिए किया जाता है या फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव वाला या बिना लाभ कमाने वाला संस्था भी हो सकती है। अर्थात बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक जो लाभ कमाने के लिए शुरू किए जाते हैं और दूसरा जो समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो इस प्रकार से दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, एन एंटरप्राइज कैन बी ए सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को उसके साइज, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के वॉल्यूम या मात्रा और उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लेवल के आधार पर अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न आते हैं, जिसे कि कोई एक व्यक्ति शुरू करता है, पूरे बिजनेस को वही रन करता है, मालिक भी वही होता है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म होती है, इसमें कम से कम 2 मेंबर शामिल होते हैं। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। और चौथा होती है कंपनी, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी होती हैं, जिसमें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपलिटी या ग्राम पंचायत, जिला पंचायत को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती हैं।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बिजनेस में हम वर्क करते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशंस क्रिएट होती हैं वे किन के काम के लिए होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसे देखकर आप इसे समझ सकते हैं। सबसे ऊपर दिया है द अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद में एक्टिव होता है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में डिसीजन मेकर्स के पास में जाती है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, और फिर इकोनॉमिक इवेंट, यानी घटना की शुरुआत कहाँ से होती है, इकोनॉमिक इवेंट होने से होती है। इसकी इकोनॉमिक इवेंट का अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद में उससे कम्युनिकेशन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जिसको कि डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग की इस प्रकार से शुरुआत जब होती है तो शुरुआत कहाँ से होगी, इकोनॉमिक इवेंट के साथ में। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले कौन लोग होते हैं। तो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइज इज यूज्ड बाय सेवरल पार्टीज टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजंस। Such parties can be classified into two categories, internal and external. बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कई पार्टियों के द्वारा अपने ज़रूरत के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल यूजर्स के बारे में। इंटरनल यूजर्स आर दोज that are within the organization such as the owners, management, employees, etc. इसका मतलब है कि इंटरनल यूजर्स हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मौजूद लोगों में होते हैं, जैसे कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स यानी मालिक, उसका मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर्स जो कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं, और उसके एम्प्लॉइज़ जो कि इन इंफॉर्मेशन से अपने हितों के लिए डिमांड्स रखते हैं। इसके बाद में आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज दैट आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स में आते हैं बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स। यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बताया गया है कि एक्सटर्नल यूजर्स हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लोग होते हैं, और इनमें जो हमारे इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को शामिल करते हैं। इसके बाद में क्रेडिटर्स में शामिल होते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स और अदर लेंडर्स, यानी कि लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिटर्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद में इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले होते हैं टैक्स अथॉरिटीज़, जिसमें कि रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे कि शॉर्टकट में सेबी भी कहा जाता है। इसके अलावा लेबर यूनियंस होती हैं, ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट होते हैं, और कस्टमर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है साइंस एस वेल एस एन आर्ट। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि अकाउंटिंग क्या है। जैसे कि आप सब्जेक्ट लेने के लिए जब विचार करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, तो कोई बोलता है कि साइंस ले लो, कोई बोलता है कि आर्ट्स ले लो, तो कोई कहता है कॉमर्स ले लो। तो साइंस और आर्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो कॉमर्स है ये क्या है। तो कॉमर्स को तीन अलग अलग विषयों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा है। पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडी, तीसरा इकोनॉमिक्स। तो तीनों विषय के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि उसे साइंस कहा जा सकता है या आर्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि साइंस एस वेल एस एन आर्ट, यानी कि अकाउंटिंग को विज्ञान के साथ साथ में कला भी कहा जाता है। Any organized branch of knowledge governed by a particular set of principles is termed as science। मतलब साइंस वो विज्ञान होता है जिसे कि एक निर्धारित सिद्धांतों के क्रम के अनुसार
अध्ययन किया जाता है। ऑन अदर हैंड, एन आर्ट इज a superior skill that can be learnt by study, practice, observation, and involves application of knowledge comprising of some accepted theories and rules। यहाँ पर आर्ट को समझाया गया है। आर्ट एक ऐसी स्किल है जो कि हम स्टडी के द्वारा सीखते हैं, अभ्यास या प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी घटनाओं को देखकर सीखते हैं, एंड इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर जो भी हम थ्योरी को पढ़ते हैं, रूल्स को समझते हैं, उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, इसे आर्ट में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम अकाउंटिंग को देखें, thus accounting is both a science as well as an art since it is a specialized body of knowledge। चूंकि अकाउंटेंसी में स्पेशलाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, यहाँ पर हर चीज़ को सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया है, पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे एक साइंस कहा जा सकता है। एंड रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर टैलेंट एंड एक्यूमेन इन करेक्टली आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जिसमें कि अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है और उसको समराइज करने का कार्य किया जाता है, जिसके लिए विशेष कला की जरूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और साथ में ये एक आर्ट भी है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक जिनके ऊपर मॉनेटरी इफेक्ट पड़ता है और दूसरा नॉन मॉनेटरी इफेक्ट वाले होते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी irrespective of how significant they may be, are not recorded. For example, change in fashion leading to an adverse effect on sales is now here no way। यहाँ यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम अकाउंटिंग की में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केवल उन्हीं की एंट्रियां करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि मॉनेटरी या मनी के रूप में बताया जा सकता हो, मॉनेटरी वैल्यू जिसकी होती हो, कि रुपए में बता सकते हो, रुपए या किसी भी कंट्री की करेंसी में जिसकी वैल्यू निकाल के बताई जा सकती है, सिर्फ उन्हें ही मनी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, केवल उन्हीं की एंट्रियां की जाती हैं। और जो नॉन मॉनेटरी होते हैं जिसमें कि हम ये नहीं बता सकते कि उसकी करेंसी के रूप में कितनी वैल्यू होती है, वो बिजनेस के लिए कितने ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, उनकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स में नहीं की जाती है। इसका मेथड कैप्चर्स वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन यूनिट्स ऑफ मनी। इफ सच ए प्रैक्टिस इज नॉट फॉलोड, it would be very difficult to assess and weight different transactions and find out the value of each. Thus, all resources, properties, professions, possessions, etc., debts, etc. are recorded in monetary terms. यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि अकाउंटिंग मेजर्स और रिकॉर्डिंग के लिए केवल मनी को यूनिट के रूप में जो दिखाया जा सके, केवल उन्हीं को लिखा जा सकता है। यदि किसी ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में नहीं बता सकते तो उसे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, भले ही वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। इसका में नेक्स्ट है सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग इज अ सर्विस दैट इज डन विथ ए पर्पस टू प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। Primary use of such information is to assist in decision making। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अकाउंटिंग एक ऐसी सर्विस है या एक ऐसी सेवा है जो कि आवश्यक जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूजर्स को अवेलेबल कराती हैं। इन इंफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग
डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है इसमें मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन records of business transactions. Journal or subsidiary books are maintained for recording business transactions. यहाँ बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसके लिए हम जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स का उपयोग करते हैं। यहाँ जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहा जाता है, जबकि सब्सिडियरी बुक्स को अलग अलग 8 भागों में बांटा जा सकता है और सब्सिडियरी बुक्स को हिंदी में सहायक बही कहा जाता है। देन दीज ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इन लेजर। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल या सब्सिडियरी बुक्स में लिखते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग लेजर, जिसे कि हिंदी में खाता बही कहते हैं, में की जाती है। And trial balance is also prepared for avoiding the possibility of omission and fraud. लेजर में ट्रांसफर करने के बाद हम उसकी सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे कि भूलने की गलतियां और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके। Moreover, the recorded information enables verifiability and acts as an evidence. ट्रायल बैलेंस बनाने की प्रक्रिया से हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हमने लिखे हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है और उन्हें एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। सेकंड है फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट generated or loss suffered by the business. अकाउंटिंग का सेकंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है ये पता करना कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी निश्चित समय अवधि में अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या उसे कितने रुपए की लॉस हुई है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस in case of companies is prepared at the end of each accounting period for the purpose. कंपनी की कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस कार्य के लिए बनाते हैं, जबकि अदर बिजनेस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी इजिली फाउंड आउट विथ द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे रिकॉर्ड में जो इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री की गई हैं उनका उपयोग किया जाता है। व्हेन द इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंस द डिफरेंस इज सेड टू बी प्रॉफिट। जब हमारे इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है तो डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। इफ हाउएवर द एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स द डिफरेंस इज सेड टू बी लॉस। और यदि एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हों तो उस डिफरेंस को हम लॉस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, पोर्ट्रेइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Another objective of accounting is to portray the financial position of the firm in terms of assets or resources owned and liabilities or claims debt taken against resources. For this purpose, a balance sheet is prepared at the end of each accounting period. Accounting period से आशय एक साल की ड्यूरेशन से होता है, जिसके लिए कुछ बिजनेस के द्वारा कैलेंडर ईयर को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ईयर की स्टार्टिंग जनवरी 1 से होकर और एंड होता है दिसंबर 31 को। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ग्रुप में यूज़ किया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है अप्रैल 1 को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। तो इस प्रकार से 12 मंथ की ड्यूरेशन होती है। इस 12 मंथ की ड्यूरेशन के दौरान हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है कि उसके पास कितने रुपए की एसेट्स है, किस एसेट की क्या वैल्यू है
और इसी प्रकार से वो ये भी जानना चाहता है कि उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसने कितने रुपए के लोन्स ले रखे हैं और कितने रुपए की कैपिटल उसकी बिजनेस में इन्वेस्टेड है। इसे जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट को हिंदी में चिट्ठा या स्थिति विवरण भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accounting provides informations to various internal and external users of accounting information. Accounting information is communicated through several reports and statements to interested users like management, creditors, employees, researchers, customers, government authorities, etc. Accounting का फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस से रिलेटेड कई प्रकार के जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस के जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल में आते हैं मैनेजमेंट, ऑनर्स, एम्प्लॉइज, जबकि एक्सटर्नल में आते हैं क्रेडिटर्स, रिसर्चर, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। इन सभी को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना।